अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उनके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इस वाक़े में अब तक 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर मरकज़ी मुलज़मान की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। ये वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि इस वाक़े ने हमारी गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर कई संगीन सवालात उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वाक़े के बाद पुलिस के आला अफसर की तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग का मामला भी सामने आया, यानी जिस खातून के साथ ज़्यादती हुई सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद कर दी गई, जिस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये वाक़या कैसे हुआ, कहाँ हुआ और इंतज़ामिया वक्त पर रद्दअमल देने में क्यों नाकाम हुई, इसका जायज़ा लेते हैं। तफसील के मुताबिक मुतासरा खातून गुज़िश्ता रात अपनी गाड़ी से लाहौर से गुजरावाला का सफ़र कर रही थी। सफ़र में बच्चे भी साथ थे। सफ़र के दौरान गुजरपुरा के इलाके में उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और मदद के लिए इंतज़ार करने लगी। उनके भाई ने उन्हें मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर फ़ोन करने को कहा। मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया गया, मगर कोई मस्बत रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद खातून वहां खड़ी होकर इंतज़ार करती रही और इस दौरान दो मुसल्लह अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़े और असलहे के ज़ोर पर खातून और बच्चों को करीबी खेत में ले गए और वहाँ खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और मुतासरा खातून से नकदी और जेवरात छीन कर फरार हो गए। जाए वक़ुआ की जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि मोटरवे के एक तरफ गाँव है, दूसरी तरफ जंगल है, मगर इस साल मार्च में फंक्शनल होने वाले इस मोटरवे पर मोटरवे पुलिस नहीं है। इस अफसोसनाक वाक़े का क्राइम सीन हमारे नुमाइंदे अहमद फराज ने आज कवर किया, वो आपको दिखाते हैं और फिर हमारे साथ आईजी मोटरवे मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी पुलिस वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी, क्या मामला हुआ। मैं इस वक्त मोटरवे पे खड़ा हूँ और यहाँ से गाड़ियाँ जो आ रही हैं और ये रोड जो है मोटरवे यहाँ से बरसता जो है ये इस्लामाबाद जाता है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस खातून की गाड़ी इसी जगह पे खड़ी थी। यहाँ पर वो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने का बहस वो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ये शीशे ये टूटे हुए हैं। ये शीशों की ये खिड़कियाँ जो हैं ये और ये ब्लैक पेपर उस गाड़ी को शायद लगा हुआ था क्योंकि वो होंडा गाड़ी थी वो। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा है, गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उन्होंने इस खातून को जब बाहर निकाला है तो उसके साथ वो जो है उसके साथ दस्तों गिरबान हुए हैं। उस दौरान यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, उन्होंने जब इनको देखा है खातून के साथ ये जिस तरह दो लोग जो थे, दो डाकू जो थे ये दस्तों गिरबान हो रहे थे, उसके साथ खींचातानी कर रहे थे, उन्होंने फिर 15 पे इतला की है। 15 पे इतला करने के बाद वो गाड़ी यहाँ से चली गई, लेकिन उसके बाद जो है डाकू ने डकैती की वारदात मोटरवे के ऊपर की, उससे नकदी छीनी, जेवरात छीने। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखें ये जंगल है, ये इसको क्रोल जंगल कहा जाता है, ये आप नाज़रीन भी देख सकते हैं, ये क्रोल जंगल है। उसके बाद फिर यहाँ से 25-30 फुट की ये गहराई है। डाकू जो थे इस खातून को उसके बच्चों समेत नीचे लेके गए हैं और फिर वहाँ जाके उन्होंने उसको रेप का निशाना बनाया। अहम बात यह है कि जब डाकू ने शीशा तोड़ा है तो शीशा तोड़ने के दौरान उसका हाथ ज़ख्मी हुआ है और यहाँ पर अब हम निशान भी देख रहे थे, आप ये निशान देख सकते हैं, ये उस ब्लड का निशान है क्योंकि धूप है, वो निशान तो सूख गया है। ये एन इस जगह वाक़या है। पुलिस ने यहाँ से काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए हैं। डॉल्फिन फोर्स को कब शिकायत आई, कब वो पहुंचे, क्या वाकया उन्होंने देखा, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने भी तफसीलात बताई। कॉल 15 पे एक कॉल मसूल हुई कि इधर मोटरवे पे डकैती की वारदात का वाक़या पेश आ रहा है। हमें कॉल तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई और 2:53 पे हमारा उधर मौके पे पहुंच गए थे। जब हम उधर पहुंचे हमने जाके देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उधर कोई नहीं है, गाड़ी में कोई नहीं है, अंधेरा था। हमने नीचे खाई की तरफ लाइट से देखा तो हमें एक जूता नज़र आया वहाँ, तो हमने जब नीचे खाई की तरफ उतरे हैं और उधर हमें दूसरा भी जूता मिला और हमने पहले जब जूता नज़र आया तो हमने फायरिंग शुरू की, 5 से 6 राउंड फायर किए। उधर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हमें ये नहीं था कि इधर कोई नीचे बैठा हो या ऐसे मतलब कोई हम पे फायर कर दे, इसलिए एहतियातन हमने फायर किए। उसके बाद जब हम नीचे खाई में पहुँचे हमने आवाज़ें दी, क्या कोई हमें सुन रहा है, क्या कोई इधर है, तो उधर हमें अब आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, फिर हमने आवाज़ दी तो हमें एक आवाज़ मसूल हुई कि जी भाई की आवाज़ आई है। हम आगे गए हैं लाइट की मदद से, तो आगे एक लेडीज़ अपने बच्चों के साथ लिपटी हुई थी, वो हमें पास नहीं आने दे रही थी। हमने उनको बताया कि हम आपके भाई हैं, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम डॉल्फिन पुलिस से हैं, लेकिन वो इतनी डरी खौफज़दा थी कि वो ना पास नहीं आने दे रही थी और आगे से कह रही थी कि भाई मुझे छोड़ दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मेरे पास ना आएँ। तो उसके बाद जब हमने उनको अपना यकीन दहानी कराई कि हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके भाई हैं, पुलिस हैं, डॉल्फिन पुलिस हैं, हमने अपना वायरलेस सेट उनको दिखाया, अपने आप पे लाइटें मार के दिखाई, फिर उनको थोड़ा सा यकीन आया हम पे। और जो बच्चे 3 बच्चे थे उसके पास और उन्होंने बच्चे हमारे हैंड ओवर किए। फिर हमने बच्चों को उठाया और ख़ातून को हम वो खाई से ऊपर लेके आए हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, उसकी हालत मतलब इतनी
नहीं थी कि वो जब ऊपर आई है मोटरवे पर, उसको लेके आए खाई से निकाल के, ऊपर आते ही वो बेहोश हो गई है और उनको हमने पानी शानी पिलाया, बच्चों को भी पानी पिलाया, फिर हमने कंट्रोल पे नोट करवाया। उतनी देर में थाने की गाड़ी आ गई। अब पुलिस के मुताबिक 249 पे कॉल आई, 253 पर पुलिस पहुंच गई क्योंकि वहीं पेट्रोलिंग कर रही थी और उसके बाद खातून को रिकवर किया और उसके बाद उसके रिश्तेदार आए। मगर खातून के रिश्तेदार की जानिब से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि 3 बजे के करीब मेरी अजीज़ा ने इतला दी कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और गाड़ी बंद हो गई है। मैंने उन्हें 130 हेल्पलाइन पर कॉल करने का कहा और ख़ुद भी अपने दोस्त के साथ लेकर गुजरावाला से फ़ौरन निकल पड़ा। FIR में मुतासरा खातून के रिश्तेदार के मुताबिक रात 4 बजे हम बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए तो देखा कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पर खून का निशान था। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। तलाश करना शुरू किया तो देखा कि मेरी अजीज़ा अपने बच्चों के साथ मोटरवे और जंगल के दरमियान कच्चे रास्ते पर आती दिखाई दी, जिसके बाद खातून ने उन्हें बताया कि मुसल्ला डाकुओं ने शीशा तोड़कर दरवाज़ा खोला। उन्हें और बच्चों को जंगल की तरफ ले जाया गया जहाँ दोनों ने उनके साथ ज़्यादती की। FIR बता रही है कि 4 बजे जब खातून के रिश्तेदार पहुंचे तो वहां खातून और बच्चों के सिवा कोई नहीं था, जबकि पुलिस बता रही है और पुलिस का दावा है कि वो 2:53 पर जाए वकुआ पर पहुंच गए थे। रिश्तेदार उसके बाद आए थे, खातून को रिकवर कर लिया गया था। इस वाक़े के बाद कई संगीन सवालात ने जन्म लिया है। एक मोटरवे जिसे फंक्शनल हुए चलते हुए 6 माह हो चुके हैं, वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। IG मोटरवे कलीम इमाम के मुताबिक जिस जगह ये वाक़या पेश आया वो जगह मोटरवे पुलिस के दायरे कार में नहीं आता, यानी एक मोटरवे बन गई है, उसे फंक्शनल हुए 6 महीने हो चुके हैं, वो मोटरवे पुलिस के दायरा कार में ही नहीं है। और अगर इस मोटरवे पर मजीद काम होना बाकी था या फिर उसके लिए स्टाफ नहीं था तो उसके लिए कोई मुतबादिल क्यों नहीं तलाश किया गया, उसे इसी तरीके से क्यों खोल दिया गया। हमारे साथ मोटरवे के IG कलीम इमाम साहब मौजूद है। कलीम इमाम साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर सवाल पैदा हो रहे हैं, CCPO लाहौर कह रहे हैं कि आपके पास स्टाफ नहीं था इसलिए वहाँ पर नहीं था, आप लोग कह रहे हैं आपको हैंड ओवर ही नहीं किया गया था, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी शाजिब, सबसे पहले तो वी आर सो सैड, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है और हम इट्स अ वेरी पेनफुल हैपनिंग व्हिच हैज टेकन प्लेस। हम बड़े अफसोस हैं नंबर 1 और मैं दुआ को हूँ अल्लाह ताला रहम फरमाए खातून के साथ, उनके खानदान के साथ। सबसे पहले तो हम बहुत दुखी हैं। जहाँ तक इसका सवाल है शाजिब, ये जो रोड है ये है लाहौर सियालकोट रोड है जो कि FWO ने बनाई है और ये मार्च में इसकी एक सॉफ्ट ओपनिंग हुई थी। अभी तक हमारी पोजीशन में नहीं है, ना हमारी ये जुरिस्डिक्शन है और लिहाजा ये पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन है और ये वाकया भी वहीं हुआ है लिंक रोड से कनेक्ट करते हुए इस रोड के साथ। तो जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे जो हमने लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, वो तो हम यहाँ डिप्लॉय हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी फिर शुरू हो जाएंगी। कल साहब ये खुला 6 महीने पहले है, बंद तो बहुत पहले से रहा था, 2 साल इस हुकूमत को आए हुए हो गए हैं, तो उन्हें नजर आ रहा था कि ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर खुल जाएगा। तो ये मोटरवे पुलिस की हायरिंग नहीं की गई, पुलिस साथ में तैयार नहीं की गई, आप लोगों ने लिखा, कोई जवाब आया आपको, क्या हुआ मामला? जी इसका प्रोसेस चल रहा है। फाइनेंस में कैलकुलेशंस की गई हैं सारी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जिसमें लोगों को पर्सनल को भर्ती करना है और लॉजिस्टिक्स जिसमें इक्विपमेंट्स और सारी टेक्नोलॉजी हमने लानी है उधर, वो केस फाइनेंस किया हुआ है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने भी उसको रेकमेंड किया हुआ है और हम होपफुल हैं कि हमें जल्द उसकी मंजूरी आ जाएगी ताकि हम डिप्लॉयमेंट करें। वैसा यानी मोटरवे साथ साथ बन रहा था, इसे इफ्तिताह हो जाना था, हुकूमत ने ना हायरिंग की, ना इक्विपमेंट हायर किया, ना स्टाफ, कुछ भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हायर किया ताकि मोटरवे पुलिस भी इस मोटरवे पे होती जब इसको खोला जा रहा था मार्च में। जी मैं इधर मार्च में पोस्ट होके आया हूँ और मार्च के ही ये तीसरे या चौथे हफ्ते में गालिबन इसका इफ्तिताह हो गया था। हमारे पहले भी IG साहबान ने इसको जरूर टेकअप किया होगा, हमने भी इसको टेकअप किया है और जैसे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे वी विल बी एबल टू डिप्लॉय। लेकिन हमने IG पंजाब से बात की थी, हमने कहा इसका एक अल्टरनेट हम निकालेंगे कि पूल अप करें रिसोर्सेज अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। उस पर खासा काम हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं हम जल्द एक सॉफ्ट पुलिसिंग मार्च शुरू कर सकेंगे। मतलब 6 माह खुले हुए हो गए, अब एक अफसोसनाक वाकया हो गया तो अब पुल अप करेंगे। ये होना नहीं चाहिए था कि वो 130 पर जब खातून ने कॉल की तो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उन्हें 15 पर फौरी तौर पर डाइवर्ट किया जाता और फौरी तौर पर वहां पर पुलिस पहुंच जाती। ये पहले पुल अप नहीं होना चाहिए था, इतना बदकिस्मत वाकया हो गया। जी शाजिब, ये ऐसा हुआ है कि 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे और खातून ने ये बताया कि वो यहाँ हैं और फिर उनकी लोकेशन मालूम की गई, ये जो लिंक रोड है और साथ में काला शाह काकू और ये लाहौर सियालकोट वाली। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से रब्ता किया 0309 पे
FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात करी गई FWO के ऑफिशियल से, जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है, उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे राब्ता किया। ये 2:01 पे हुआ है, यानी हमारे पास कॉल आई है, हमने उस पर लैक्सिटी कोई नहीं शो की, हमने आपने जिस तरह कहा हमने फौरन जो कंसर्न फॉरम था उसको बताया और उन्होंने भी एक्शन लिया। वैसे मैं एक तो हमारे रिपोर्टर ने आज भी 130 पर जब मोटरवे पे जाके कॉल की है तो उन्हें कहा गया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, मगर जब आप वर्जन बता रहे हैं, आपने कहा कि 2:01 पर खातून ने कॉल की 130 पर, मुतासरा खातून ने, और उनको डाइवर्ट किया गया FWO की तरफ। और जो इस वक्त मैंने अभी वर्जन चलाया थोड़ी देर पहले कि डॉल्फिन का एहलकार कह रहा है कि हमें कॉल आई है 2:49 पर और हम बिल्कुल करीबी पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसलिए 4 मिनट में पहुंच गए 2:53 पर। एहलकार जो रिश्तेदार हैं उनकी FIR कह रही है कि हम 4 बजे पहुंचे तो कोई नहीं था वहां पर, हमारे सामने खातून आ रही थी। अगर 2:01 पर कॉल डाइवर्ट कर दी थी FWO को, तो 2:49 पर 15 को कॉल गई है। ये तो बहुत सारा टाइम है जिसमें इसमें ये बदकिस्मत वाकया हो गया। हाँ, लेकिन कल ऐसे ही हुआ है, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है और हमने सुनी है, कभी हम आपको भी सुना देंगे वो, उसमें हमने डाइवर्ट किया बकायदा। ये बेसिकली खातून से फ्यूल एग्जॉस्शन की बात की है उस वक्त, और उसके बाद गालिबन कोई गाड़ी में आना था, लेकिन क्योंकि वहाँ अंधेरा था, थोड़ा सा टाइम लगा, वो क्राइम इन्फेस्टेड एरिया है, तो ये इसलिए ये वाकया पेश आया वहाँ। मतलब हमारे रिपोर्टर ने आज भी 130 पे कॉल किया, मैं भी नाज़रीन को दिखा देता हूँ, नहीं आया रिस्पांस। थोड़ी दूर तो टोल प्लाजा था, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था फिर तो रिस्पांस। जी, ये हम नहीं कह सकते कि 2 बजे के बाद कितने बजे एग्जैक्टली ये हुआ है, क्योंकि FIR में तो टाइम 3 बजे का शो किया गया है, अराउंड 3 o'clock, तो ये उसके बाद कोई वाकया हुआ है। लेकिन इट्स अ न्यू रोड और बहुत अंधेरा होता है वहाँ, कोई लाइट्स का ऐसा नहीं है सिलसिला, और मेरे ख्याल से ये जिस वक्त बात हुई उसके बाद ही ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, फॉर विच हमारी लाहौर पुलिस से कोऑर्डिनेशन भी चल रही है और कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। होपफुली वी विल बी एबल टू अरेस्ट देम। बहुत शुक्रिया। IG मोटरवे पुलिस हमारे साथ मौजूद थे। 2:01 पर खातून ने कॉल कर दी थी, टोल प्लाजा के करीब थी, ये कह रहे हैं FWO को डाइवर्ट कर दिया था। डॉल्फिन पुलिस कह रही है हमें कॉल 2:49 पर आई है, तो ये बीच के जो 48 मिनट हैं इसमें क्या हुआ, जबकि जो FIR है रिश्तेदारों की वो कह रही है हम 4 बजे पहुंचे हैं, तो वहाँ पर हमें खातून सामने से आती नज़र आई हैं। बहुत बड़ा तजाद नज़र आ रहा है। अगर पुलिस ही के वर्जन को सही माना जाए तो भी 2:01 से 2:49 तक क्या हो रहा था। 130 पर अगर कॉल करें आप और जुरिस्डिक्शन ना हो तो क्या जवाब आता है। अहमद फराज ने आज कॉल करके देखा, वहाँ जाकर तो देखिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटरवे पर, तो मैं इस वक्त ये ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आगे हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई। नहीं आता है सर। नहीं, ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर, मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। IG मोटरवे कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने उन्हें FWO की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ, इस बदकिस्मत वाक़े को क्यों नहीं रोका जा सका। हुकूमत ने अगर मोटरवे खोल दी थी तो साथ ही निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ CCPO लाहौर ने इस वाक़े को लेकर मुतासरा खातून पर ही सवालात उठा दिए हैं और क्या कहा उन्होंने, ज़रा दी। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया सियालकोट उस पे मोटरवे पे, तो उससे जरा आगे जाके उन्होंने कहा जी मेरा तो पेट्रोल खत्म हो गया 1 बजे रात। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकती, उनके पास रिसोर्सेज ह्यूमन वगैरह कम है। ये वारदात हो गई। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। उसने आगे 130 पे कॉल की मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे से ये कहा कि जी मेरी बहन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो अपनी मोबाइल वर्कशॉप भेज। पहला रिस्पांस खातून के खिलाफ आया है और बयान में तजाद देखिए। खातून ने, IG पुलिस मोटरवे कह रहे हैं कि खातून ने कॉल कर दी थी 2:01 पर, यानी एक आला अफसर ने इस पोजीशन पर बैठकर ये सवाल कर दिया कि आधी रात को खातून घर से निकली ही क्यों। लेकिन CCPO ने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो किस कानून के तहत ये मशवरा दे रहे थे कि किसी को किस वक्त सफ़र करना चाहिए। लेकिन जब तनकीद हुई तो अपने बयान पर निदामत का इजहार करने के बजाय
उन्होंने एक और बयान दिया और मौका अख्तियार किया कि पाकिस्तान की सोसाइटी ख़वातीन को आधी रात को अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती। मेरा मतलब ये था कि बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। खातून ने यह सब कुछ इसलिए किया कि उसके घर वाले फ्रांस में थे, उन्हें लगा कि वो फ्रांस में है। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उससे कहते बेटा जीटी रोड से जाओ। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्द इल्जाम ठहराना नहीं है। जी ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। क्योंकि मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सीसीपीओ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जिसमें ख़वातीन रात को अकेले बाहर नहीं निकलती, लेकिन इसकी वजह यही है कि रात को निकलें तो ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों का खौफ रहता है जिन्होंने इस खातून के साथ ज़्यादती की। और सबसे ज़्यादा खौफ उमर शेख साहब जैसे पुलिस अफसरान का है, जो ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते बल्कि मजलूम को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। अब उमर शेख साहब ने मामले की जिम्मेदारी मुआशरे पर डाल दी है, पहले खातून पर डाली, फिर मुआशरे पर डाल दी, साथ में खातून पर डाल दी। लेकिन वज़ीर आज़म के वाब ने खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि सीसीपीओ उमर शेख के बयान पर एक ख्वामखा का तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है, ख्वामखा का तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो सीसीपीओ साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है, ये ख़ुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। हमारा काम है, पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है शाहराहों को आपके लिए सेफ करना। इस ख्वामखा का तनाज़ा नहीं है शहजाद अकबर साहब, वो भी उस अफसर की तरफ से जिसे आपने इसी केस को हल करने की जिम्मेदारी दी है, जो समझता है पहला उसका रिस्पांस है कि खातून की जिम्मेदारी थी। साथ ही शहजाद अकबर का कहना था कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, और उन्हें देखकर साथ खड़े सीसीपीओ लाहौर ने भी अपना बयान बदल लिया और कहा कि आमतौर पर हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है। हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है हमने उससे पहलू तय ही नहीं की। कभी मुआशरे पर जिम्मेदारी, कभी खातून पर जिम्मेदारी, ये बात तय होनी चाहिए कि रेप की जिम्मेदारी रेपिस्ट पर है। जिसने रेप किया है उसी की जिम्मेदारी है, ना किसी की टाइमिंग पर, ना किसी के कपड़ों पर। सीसीपीओ ने एक टीवी चैनल पर सवाल के जवाब में कहा कि खातून रात को निकली, अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की ज़रूरत क्या थी। यही होता है जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, मुतासरा खातून से ही सवालात शुरू हो जाते हैं। रेप के वाक़यात में कहा जाता है कि उस वक्त निकलने की ज़रूरत क्या थी, अकेली क्यों गई, कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, घर से बाहर निकलना क्या ज़रूरी है। तरह तरह के सवाल मुतासरा खातून से ही शुरू कर दिए जाते हैं। इसलिए अक्सर पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं किए जाते। ये वाक़या हुआ ही क्यों, कहाँ कोताही हुई, कोई मदद के लिए बरवक्त क्यों नहीं पहुंचा, इस सवाल को उठाने की बजाय इल्ज़ाम मुतासरा खातून से शुरू कर दिए जाते हैं, सवालात उससे शुरू कर दिए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, हुकूमती वुज़रा की तरफ से भी सीसीपीओ के बयान पर एक गैर संजीदा रवैया नज़र आ रहा है। सबसे पहले एक मजम्मत का बयान सामने आया जो कि डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से था। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात है जिस किस्म का बयान दिया गया है, और कोई भी चीज़ रैशनलाइज नहीं कर सकती रेप को, और रेप की जिम्मेदारी रेपिस्ट के ऊपर है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सीसीपीओ के जो विक्टिम ब्लेमिंग के बयान पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका बयान गैर ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। क्या फेडरल मिनिस्टर्स को सिर्फ मजम्मत कर देनी चाहिए या इस तरह के जो पुलिस अफसरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करना चाहिए, क्योंकि ये अफसरान तो आपकी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। नहीं, उसके अंदर हामिद ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उन्होंने बात की है वो मेरे ख्याल में भी गैर ज़रूरी थी। हर पाकिस्तान के शहरी को हक है जो मर्जी सड़क जितने बजे मर्जी इस्तेमाल करना चाहे,
तो रियासत का काम तो है कि आपने हिफाजत प्रोवाइड करनी है किसी बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी बात थी, वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप किस कानून, उसके एक्शन किस बात के उस पर लेंगे? उनके एक्शन इस बात का नहीं होना चाहिए कि आपने विक्टिम को ब्लेम किया है। फिर भाई वो पूछ रहे हो ना, ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं ना। शहजाद अकबर कह रहे हैं बिला वजह का तनाज़ा है, असद उमर कह रहे हैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, फैसल वाउडा जो चौक पर लटकाने की बात कर रहे हैं, जो इस किस्म के जराइम करें वैसे भी इस किस्म के बयान देते हैं। जबकि फवाद चौधरी ने CCPO के बयान की मजम्मत की, मगर CCPO को हटाए जाने के सवाल पर इस वजह से खामोशी इख्तियार की क्योंकि उनके मुताबिक वो बयान देते हैं तो मसाइल खड़े हो जाते हैं, यानी खामोशी से ही सही मगर उन्होंने CCPO को हटाने की हिमायत। हम आज इस तमाम चीज़ों पर CCPO उमर शेख को, IG पंजाब को, शहजाद अकबर साहब को बुलाते रहे, वो नहीं आए। प्रोग्राम लाइव है, अब भी ज्वाइन करें। हम चाहते हैं कि जो अवाम के जहन में सवालात हैं वो उनसे पूछे जाएँ। ये बहुत ही हसास मामला है, विक्टिम ब्लेमिंग एक बहुत बड़ा मामला है, ना ये एक गैर संजीदा बात है, ना ही गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी है, ना ही इसको ये कहकर टाला जा सकता है कि कोई कानून तो नहीं तोड़ा है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या किसी और अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है, और अगर इश्तिहारी करार दिया गया है तो नवाज शरीफ की अदालतों में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर क्या असर होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि क्या इश्तिहारी करार देने के बाद हम किसी और दरख्वास्त पर फैसला कर सकते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इश्तिहारी करार दिए जाने का इस अदालती कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अपना जवाब फाइल करने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं, अदालत कानूनी नुमाइंदे के जरिए जवाब का मौका फराहम करे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजी में ऐसे फैसले दिए जा चुके हैं, हमने भी दिए हैं, लेकिन जहां तक अपील का ताल्लुक है उसके लिए सरेंडर करना जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि हम अपील खारिज कर रहे हैं, अभी बात यह हो रही है कि आपकी जो मजीद 2 दरख्वास्तें हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह दरख्वास्त ही यही है कि आप नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपील को मेरिट पर सुने। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिल हैं, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि नहीं, फिल वक्त वो अस्पताल में दाखिल नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपने जिस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाया है वो तो अमेरिका में है और उन्होंने ही नवाज शरीफ को दवाएं तजवीज़ की हैं, जबकि नवाज शरीफ खुद लंदन में है। अगर मरीज अस्पताल में दाखिल हो फिर तो समझ आती है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन गुज़िश्ता 6-7 महीने में नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि हमें पहले नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने दें, फिर हम अपील सुनेंगे। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील इश्तिहारी को भी सुनी जाती है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि ये बताएं कि नवाज शरीफ ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त कब दी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ECL से नाम निकलवाने के लिए नवंबर 2019 के पहले हफ्ते में दरख्वास्त दी। इस पर अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ फिर बैरून मुल्क कब गए। ख्वाजा हारिस ने बताया कि नवाज शरीफ 19 नवंबर को बैरून मुल्क गए। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने ये जानने की कोशिश की कि नवाज शरीफ सफ़र के लिए तंदुरुस्त हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, हमने मालूम नहीं किया क्योंकि वो अस्पताल में दाखिल ही नहीं है। अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इलाज की तस्दीक की, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमने नवाज शरीफ के इलाज की कोई तस्दीक नहीं की क्योंकि इलाज हुआ ही नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करने की जहमत ही नहीं की। 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने कहा कि जमानत में तौसी की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कुछ नहीं किया। 4 हफ्ते की मुद्दत दिसंबर में ख़त्म हुई और वफाकी हुकूमत ने अभी तक उनकी सेहत मालूम करने की कोई कोशिश ही नहीं की। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, उनकी जमानत मनसूख हो गई है। अभी तक नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना भी नहीं दिया गया। इश्तिहारी होने के बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त सुनी जा सकती है या नहीं, दलाइल दें। अदालत ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते के कहा कि केस में कोई इश्तिहारी हो जाए तो क्या दूसरे केस में उसको सुना जा सकता है। इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। हम मंगल तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। अपील का फैसला मेरिट पर होगा और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना और नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर फैसला होगा। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अभी तक हुकूमत ने नवाज शरीफ से लंदन में रब्ता नहीं किया। हालांकि 26 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया था कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई। अदालत आपसे पूछेगी नहीं कि उस जो गारंटी शहबाज शरीफ ने दी उसमें लिखा हुआ है अगर हुकूमत को शक है कि नवाज शरीफ फिट हैं और फिर भी नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान हाई कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके डॉक्टर्स के पास, उनके फिजिशियन के पास भेजा जा सकता है जो उनसे वेरीफाई कर ले। अदालत पूछेगी नहीं कि ये वेरीफाई किया आपने या नहीं किया, पाकिस्तान का हाई कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव भेजा या नहीं भेजा। पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये कहा गया कि वो देखें कि उनकी कैसी तबीयत है और उनको एक्सेस नहीं दिया गया नवाज शरीफ साहब तक, और ये भी कहा गया कि उनके मौलिद जो हैं
वो भी डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हाई कमीशन को शरीफ फैमिली की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया ये एक्सेस देना। फवाद चौधरी के इस दावे के फौरन बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया और कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, हमसे किसी पाकिस्तानी सिफारतखाने ने रब्ता ही नहीं किया। हुसैन नवाज ने कहा कि हुकूमत तारीख बताए या कोई भी दस्तावेज दिखाए कि कब रब्ता किया गया। अगर ज़बानी रब्ता हुआ तो उस शख्स का नाम बताए जिसने रब्ता किया और जिससे रब्ता हुआ। हुसैन नवाज ने कहा कि आज भी हुकूमत बताए उसे कब बरतानवी डॉक्टर से नवाज शरीफ की खराबी सेहत से मुतालिक तस्दीक चाहिए। हुकूमत तारीख बताए, हम नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलवाने को तैयार हैं। हुसैन नवाज के इस बयान के बाद फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि हुसैन नवाज ने भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनसे नवाज शरीफ की सेहत के रिकॉर्ड से मुतालिक कोई रब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तानी सिफारत खाना दोबारा शरीफ फैमिली से रब्ता करे और सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई का कहे। उम्मीद है शरीफ फैमिली ताउन करेगी। 26 अगस्त को ये ट्वीट की गई। आज 10 सितंबर को अदालत में हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई रब्ता नहीं किया गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरफ से सरमायाकारी आए, रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल के थ्रू आएँ। इसके लिए हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स लॉन्च किए हैं। तमाम जो प्राइवेट बैंक्स हैं अब उनकी तरफ से कोशिश भी की जा रही है और वो सरमायाकारी के लिए, पैसे भेजने के लिए, सबके लिए सहूलत फराहम करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने इसकी तफसीलात भी बताई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए स्टेट बैंक एक स्कीम लाया है जिसका नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट्स। इन अकाउंट्स के ज़रिए वो अपनी फैमिलीज़ के बिल रिमोटली अदा कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, एक नई स्कीम जो हुकूमत ला रही है जिससे इनको एक सेविंग सर्टिफिकेट की अपॉर्चुनिटी मैसर होगी जिसमें US डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में बड़े अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए स्टॉक मार्केट का एक्सेस भी मैसर किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम इन अकाउंट्स के मुतालिक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ये अकाउंट्स रिपैट्रिएबल हैं, जिसका मानी ये है कि स्टेट बैंक ने ये रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जब हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना सरमाया वापस लेके जाना चाहें तो इसमें ना स्टेट बैंक ना कमर्शियल बैंक कोई दिक्कत पैदा करेगा। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट, वैसे सरमायाकारी, ऑफिशियल चैनल से पैसे भेजना, आप समझते हैं एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का? शादे भाई, कंसेप्चुअली तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, स्पेशली एक ऐसे दौर में जब KYC और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स बहुत सख्त हो गए हैं। अकाउंट खुलवाना बैंक में बहुत बड़ा अजाब है। इस फेज़ में अगर डिजिटल अकाउंट बगैर किसी फेस टू फेस कम्युनिकेशन के और लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन से, तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है। अलबत्ता ये देखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसका ऑपरेशनल इश्यूज को कैसे कैटर किया जाता है, क्योंकि पिछली एफर्ट भी की गई थी एक्सपैट्रिएट के लिए डॉलर बॉन्ड अकाउंट की, वो कामयाब नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में देखें सहूलत ज़रूर होगी, ख़ास तौर से एक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ जो बाहर रहते हैं वो थोड़ा सा गरीब लोअर मिडिल क्लास तबका है, तो उनको ये आसानी होगी कि जो नए बैंक अकाउंट खुलवाना जो मसला था और जो डॉक्यूमेंटेशन का जो मसला था, तो वो जो पैसे हैं जो अपने घर वालों को भेजते हैं खर्चे के लिए, उसमें तो आसानी हो जाएगी। जो दूसरा पार्ट आपने कहा सरमायाकारी, उसमें मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि उसमें ऑपरेशनल इश्यूज को देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैंडल होते हैं और कैसे नहीं होते। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।